नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज की पाठशाला और पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास। पाठशाला में सबसे पहले राजनीति शास्त्र की क्लास। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में सरकार की कोशिश है कि आखिरी 4 दिन में वो अपने सबसे अहम महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को चर्चा करवाकर सर्वसम्मति से पास करवा ले। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत नंबर गेम की है, क्योंकि इन दोनों ही बिल को पास करवाने के लिए संविधान संशोधन करना होगा और संविधान संशोधन के लिए चाहिए 2/3 बहुमत। वो तभी संभव है जब सरकार को विपक्ष का भी साथ मिले, क्योंकि सरकार के पास जरूरी 2/3 मेजॉरिटी अभी नहीं है और इसीलिए सरकार की तरफ से किरेन रिजिजू मोर्चा संभाले हुए हैं। वो लगातार विपक्षी दलों के साथ समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लगातार विपक्ष के नेताओं के संपर्क में हैं ताकि सहमति का रास्ता तलाशा जा सके। अंदर की खबर यह है कि डीएमके परिसीमन पर सरकार के साथ तभी आएगी जब सरकार एफसीआरए पर अपना कदम पीछे खींच ले, यानी किसको किसके साथ किन शर्तों पर आना है और किन शर्तों पर किनारा करना है, इसे लेकर लुटियंस की फिजाओं का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। डिटेल्स इस पाठ में। परिसीमन बिल संसद की सीटों और चुनाव क्षेत्रों के लिए एलोकेशन यानी निर्धारण से जुड़ा है। सरकार इसे संवैधानिक जरूरत बता रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सीटों के परिसीमन में अपने वोट बैंक के हिसाब से बंटवारा करेगी, जबकि दक्षिणी राज्यों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी घट सकती है। बस इसी ट्रायंगल में परिसीमन बिल फंसा हुआ है और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल का रास्ता भी नहीं निकल पा रहा। हालांकि महिला और परिसीमन बिल पर सरकार का स्टैंड एकदम साफ है। डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन को कांग्रेस विरोध करते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश के महिलाओं के साथ धोखा है। तो सब मालूम है, हम लोग का कमिटमेंट को तो सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि महिलाओं को उनका अधिकार देके हम रहेंगे, और कांग्रेस इसको बार बार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को झेलना पड़ेगा ये महिला विरोधी होने का। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना होगा। हालांकि लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 सांसदों वाली डीएमके को साधने के लिए सरकार लगातार मंथन कर रही है। अगर सरकार अप्रैल में लोकसभा में पेश किए गए बिल में 3 जरूरी बदलाव करके कानून में संशोधन करती है तो डीएमके समर्थन देने पर विचार कर सकती है। समर्थन के लिए डीएमके ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। डीएमके की पहली शर्त यह है कि जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या पर लगी रोक अगले 25 साल तक जारी रहे। अभी राज्यों की लोकसभा सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर तय हैं, जो व्यवस्था 2027 की जनगणना के बाद खत्म हो जाएगी। डीएमके चाहती है कि इसे 25 साल और बढ़ाया जाए, यानी जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन को 2052 तक टाल देना चाहती है डीएमके। दूसरी शर्त, नए बिल में सभी राज्यों के लिए लोकसभा की सीटों में 50% की एक समान बढ़ोतरी की जाए, यानी हर राज्य की सीट मौजूदा लोकसभा सीट का 50% बढ़े, न कम न ज्यादा। डीएमके की तीसरी शर्त यह है कि नया कानून पेश किए जाते वक्त तमाम संशोधित सीटों की लिस्ट भी प्रकाशित की जानी चाहिए। डीएमके चाहती है कि कानून में साफ साफ बताया जाए कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, यानी बिल में हर राज्य की सीटों की संख्या पहले से लिखी जाए। सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों में 50% की एक समान बढ़ोतरी वाली डीएमके की शर्त पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल में संसद में परिसीमन से जुड़ा बिल पेश करते समय ऐसा करने का वादा किया था। परिसीमन आयोग का एक नियम है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर पब्लिक हियरिंग देना होता है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पब्लिक हियरिंग 26 के मध्य से लेकर 29 तक हो नहीं सकता और 27 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते। तो स्वाभाविक है, अगर हम 29 का चुनाव
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। यानी डीएमके की तीनों शर्तों पर सरकार लगभग तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल यह है कि दिक्कत है क्या? दिक्कत है एफसीआरए। इन तमाम शर्तों के अलावा अंदर की खबर यह है कि डीएमके लगातार एफसीआरए बिल के संशोधन का विरोध कर रही है। डीएमके किसी भी हाल में एफसीआरए कानून को पास कराने को तैयार नहीं है। इसे लेकर दिल्ली में जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स देखी जा रही है। डीएमके परिसीमन बिल पर समर्थन के लिए केंद्र सरकार पर एफसीआरए बिल को टालने का दबाव बना रही है। यानी डीएमके चाहती है कि सरकार विदेशी फंडिंग को लेकर लाए जा रहे अपने एफसीआरए संशोधन बिल को या तो फिलहाल टाल दे या फिर उसे जेपीसी में भेज दे। ऐसी सूरत में वो परिसीमन पर सरकार के साथ जाने पर विचार कर सकती है। यानी डीएमके ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। अगर सरकार परिसीमन बिल पर समर्थन चाहती है तो फिर उसे एफसीआरए संशोधन पर समझौता करना होगा। एफसीआरए हम आपको आगे बताएंगे, पहले आपको परिसीमन बिल का पूरा गुणागणित समझाते हैं। परिसीमन का मतलब निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का दोबारा से निर्धारण करना। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि अलग अलग क्षेत्रों की आबादी के हिसाब से सांसद और विधायक चुने जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत हर जनगणना के बाद संसद कानून बनाकर परिसीमन करा सकती है। हालांकि लंबे समय से लोकसभा सीटों के एलोकेशन पर रोक लगी हुई थी, जो 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर खत्म होगी। ये सिर्फ चुनावी सीमाओं का मामला नहीं है, बल्कि संसद में राज्यों की हिस्सेदारी से जुड़ा विषय भी है। अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें दोबारा बांटी जाती हैं, यानी कि सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं। वहीं कम आबादी वाले राज्यों की हिस्सेदारी कम हो सकती है और इसी वजह से इसे हाल के सालों के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधारों में गिना जा रहा है। और दक्षिण भारत के राज्यों की सबसे बड़ी टेंशन भी यही है, क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो दिल्ली की सियासत में दक्षिण भारत के राज्यों का दबदबा कम हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। ये मुद्दा अभी भी राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है और इस पर अंतिम फैसला संसद करेगी। और इसी टेंशन का समाधान 50% सीटों का इजाफा लाकर करना चाह रही है। लेकिन सब कुछ सही चलते चलते बीच में आ गया एफसीआरए में संशोधन विधेयक और अब डीएमके जैसी पार्टियां इसे रोकने के लिए महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर नखरे दिखा रही हैं। क्योंकि डीएमके का असर जिस तमिलनाडु में है, वहाँ 2011 की जनगणना के मुताबिक 44,18,000 ईसाई रहते हैं। दक्षिण भारत में केरल के बाद ये सबसे बड़ी आबादी है। ईसाई मिशनरी एफसीआरए बिल के खिलाफ है। डीएमके पहले से ईसाई धर्म में आने वाले दलितों को आरक्षण देने के पक्ष में रही है। मतलब डीएमके ईसाई वोट को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। डीएमके के सामने दूसरी चुनौती है जोसेफ विजय, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ईसाई धर्म मानने वाले हैं। और अब डीएमके को डर है कि इस बार बहुमत से दूर रहकर सत्ता में आने वाले जोसेफ विजय अगली बार पूर्ण बहुमत की तरफ न बढ़ जाएं और डीएमके का कोर ईसाई वोट बैंक न टूट जाए। एफसीआरए को रोककर डीएमके ईसाई वर्ग में ये संदेश देना चाहती है कि उनकी असल लड़ाई वही लड़ रही है। इसीलिए डीएमके केंद्र सरकार से परिसीमन के बदले एफसीआरए रोकने का केंद्र सरकार पर दबाव डाल रही है। सरकार के लिए सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि परिसीमन और महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन होगा। संविधान संशोधन के लिए सरकार को 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में चाहिए। 2/3 का मतलब लोकसभा में 360 सीट। अभी सरकार के पास सब मिलाकर 318 सांसद हैं, यानी 42 सांसदों की कमी अभी सरकार को है, जिसमें से 22 डीएमके के पास हैं। अगर डीएमके पाले में आ जाती है तो सरकार को सिर्फ 20 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। शरद गुट के 8 सांसद भी महिला आरक्षण और परिसीमन पर साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि परिसीमन 2027 के यूपी चुनाव के बाद लागू हो। इसके बाद सरकार के पास महज 12 सांसदों की कमी रह जाएगी, जो निर्दलीय और कुछ विपक्षी सांसदों के एब्सेंट रहने से पूरा हो सकता है। यानी इस गणित में डीएमके बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन सरकार के लिए एफसीआरए संशोधन विधेयक डीएमके को दूर ले जाने वाला फैसला हो सकता है। पर एफसीआरए को सत्ता पक्ष जिस तरह संस्कृति बचाने का मंत्र बता रहा है, उससे ये नहीं लगता कि सरकार इस विधेयक पर पीछे हटने वाली है। सत्ता पक्ष की तरफ से बीते 2 दिनों में सामने आए कुछ बयान भी सुनिए। देखिए, एफसीआरए कानून तो बहुत जरूरी है और सदन में आशा करता है हम लाएगा उस कानून। कारण फॉरेन फंड जिस ढंग से आ रहा है वो यहीं पर
जो उग्रवादी लोग हैं उसको प्रोत्साहन दे रहा है। इसीलिए सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, पूरा देश के लिए एक खतरनाक चीज बन गया। इसीलिए इस विषय पे सदन का सारे लोगों को सोचना चाहिए। हमारे सभी बिल राष्ट्र के हित में होता है। ये मोदी सरकार कोई भी बिल हो, चाहे सामाजिक हो और अर्थनीतिक हो, तो उसी तरीके से हमने सब बिल लाया है और सब बिल को बहुत सोच समझ के लाया जाता है। इसीलिए आपने देखा हमारा मैक्सिमम बिल ही सिलेक्ट कमेटी में नहीं गए, वो सीधा यहाँ से पास होके जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सोच समझ के माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिशा में कदम रखते हैं जो जनता के हित में और देश के हित में। कोई भी कानून है, समय समय पर उसमें चेंज की आवश्यकता पड़ती है। लगा कि इस एक्ट के कारण और भी धर्मांतरण की चीजें बढ़ती हैं, देश तोड़ने वाली साजिशें जो है उस माध्यम से जो है यहाँ पैसा भेजने का प्रयास करती हैं। एक ही एड्रेस जो एड्रेस जो है पता नहीं चला, उसमें जो है 20,000 करोड़ रुपए आए और उसका सारा काम जो है केवल धर्मांतरण था। तो इस सारे चीजों पर जो है भारत में भारत के लोगों का अधिकार है, बाहर के लोगों का अधिकार नहीं है। कोई विदेशी तो यदि एक्टिव होते हैं तो ये गलत है। और इसलिए जो अखबारों में पढ़ा है मैंने, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का जो बयान है, ये FCRA बिल जो है ये पास होना जरूरी है। और इस देश में जितने पॉलिटिकल पार्टी है उनको विदेशी ताकतों से अलग हटकर देश के कानून को बनाने का प्रयास करना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। सत्ता पक्ष के सांसद FCRA को सीधा धर्मांतरण गैंग से जोड़ रहे हैं और देश में बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश की वजह विदेश से चंदे के नाम पर आने वाले धंधे को बता रहे हैं। एक हकीकत ये भी है, भारत में आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ ईसाई आबादी सिर्फ और सिर्फ 2.3% है। लेकिन कई संगठन ये दावा करते हैं कि ईसाई धर्म अपना लेने वाले करोड़ों परिवार खुद को ऑफिशियल गणना में हिंदू बताते हैं, क्योंकि जो दलित, आदिवासी या OBC परिवार ईसाई धर्म अपनाता है, अगर वो कागज पर ये दर्ज करवा देगा तो उसका आरक्षण का लाभ बंद हो जाएगा। अब इस डर से कोई धर्म परिवर्तन की बात मानता नहीं। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन, वनवासी कल्याण परिषद जैसा मंच बनाकर सामाजिक तौर पर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर काम करने वाले इन संगठनों के कई लोगों का कहना है कि ईसाई मिशनरीज पैसों के दम पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। कई बार इसी वजह से झड़प और हंगामे की खबर कई आदिवासी इलाकों से सामने आती रही है। मतलब FCRA में सख्ती सरकार को कई दक्षिणपंथी संगठन धर्मांतरण के खिलाफ उठाया जाने वाला फैसला मानता है। सरकार के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि FCRA पर क्या फैसला होगा ये देश की संसद तय करेगी। जहाँ तक विधायी मामले का सवाल है और भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी खुद का मामला है जिस पे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं। ये बयान असल में अमेरिकी सांसदों की धमकियों के जवाब में आया है, क्योंकि अमेरिका के कई सांसद FCRA संशोधन बिल को लेकर भारत को धमकियां दे रहे थे। भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने की बात कह रहे थे और इन सब को ईसाई धर्म से जोड़ रहे थे। हालांकि भारत में पूरा मामला सियासत पर निर्भर है। FCRA संशोधक विधेयक के लिए सरकार को सिंपल बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास है। यानी ये बिल कभी भी आसानी से पास कराया जा सकता है। हो सकता है सरकार FCRA के मुद्दे पर अब भी हैंड ब्रेक लगा दे, परिसीमन और महिला विधेयक के मुद्दे पर DMK का साथ लेकर गाड़ी को टॉप गियर में पहुंचा दे। बाकी FCRA की कहानी सरकार कभी भी लिख सकती है और इसीलिए मॉनसून सत्र का अगला हफ्ता सियासत के कई रंग और पैतरों की गवाही बनने वाला है। आगे आगे देखिए होता है क्या।